हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सेमवाल जीएस विजन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से मैं उत्तराखंड विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं, लेकिन विषय को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने दो महत्वपूर्ण सूचनाएं रख रहा हूं। पहली सूचना ये कि हमारा संस्थान जीएस विजन, जो कि पूर्व में सर्वे चौक में संचालित होता था, अब वहां से शिफ्ट हो चुका है और गुरुद्वारा चौक करणपुर के क्षेत्र में हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। दूसरी सूचना यह है कि जीएस विजन के माध्यम से उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं। यदि आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्थान के ऑफिशियली नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक उत्तराखंड से संबंधित। आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं वो संबंधित है उत्तराखंड की जनजातियों को लेकर के। तो उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, हम वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो शब्द जनजाति है, ये जनजाति शब्द क्या इंडिकेट करता है। क्लियर? अब जनजाति का कंसेप्ट ये है कि इसे समझने के लिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में मैं सामने रखूंगा कि दो प्रकार के समुदाय हैं। एक समुदाय वो जो कि समाज की मेन स्ट्रीम में चल रहा है, और दूसरा समुदाय वो कि जो इस मेन समाज से या मेन स्ट्रीम से दूर जंगलों में निवास कर रहा है। तो ये जो दूसरा प्रकार का समुदाय है, इनका मानना है कि इनकी जो रीति रिवाज है, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति अन्य जो मेन स्ट्रीम की समाज है, अन्य मेन धारा है, इनसे ऊपर है, इनसे सबसे ऊपर स्थान रखती है। तो कुल मिलाकर के मैं कहूं कि जनजाति का कंसेप्ट यह है कि जिनकी अलग प्रकार की संस्कृति है और मुख्य समाज की धारा से उन संस्कृति को वो ऊपर स्थान देती है। तो कंसेप्ट जनजाति के रूप में है। अब भारत क्षेत्र में अनेकों प्रकार की जनजातियां हैं और उन्हीं प्रकार की जनजातियों में से हमको उत्तराखंड राज्य के अंदर का चलना है, और कुल मिलाकर के 5 प्रकार की जो जनजातियां हैं, इनका उल्लेख उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कौन कौन सी ये जनजातियां हैं, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ नाम लिखे हैं, और दूसरा कंसेप्ट ये है कि मैंने आपके सामने एक पूरा ब्यौरा दिया है जनजातियों को लेकर के। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। कुल संख्या मैंने आपके सामने इनकी 5 बताई है, जिसमें से मैंने एक क्रम सामने लगाया हुआ है थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी के रूप में। ये जो क्रम मैंने आपके सामने रखा है, ये 2011 की जो जनसंख्या है उसी के आधार पर है। यानी मैं कहूं कि उत्तराखंड में जो सबसे अधिक जनसंख्या जनजातियों का घेरती है वो थारू के रूप में है, जबकि सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में जनजातियों की राजी जनजाति है। दूसरा, यदि मैं उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करूं और उस जनसंख्या को जनजातियों के साथ कंपेयर करता हूं, तो देखा जाता है कि 2,91,903 की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या हमारे सामने कांटेक्ट है या संबंधित है इन जनजातियों से, जो कि संपूर्ण उत्तराखंड की जनजाति का 2.9% पॉपुलेशन को कवर करती है। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा उन पर भी ध्यान देते हैं। अब ये 5 प्रकार की जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां किस वर्ष भारत सरकार के माध्यम से घोषित की गई थी, तो उसके लिए भी आप लोग ध्यान रखना कि 1967 का समय काल है जब भारत या केंद्र सरकार के माध्यम से इन 5 प्रकार के समुदायों को जनजाति घोषित किया गया था। देखना, ये जो 2,91,903 की पॉपुलेशन है, पहले इस पर डिस्कस करते हैं कि इनकी साक्षरता का प्रतिशत क्या है। ठीक, तो 73.9% ये संपूर्ण जनजातियों का साक्षरता से संबंध है, जहां पर पुरुषों की जो साक्षरता है वो 83.6% है, जबकि महिलाओं का कंसेप्ट देखा जाए तो 63.9% जो साक्षरता है वो जनजातियों में महिलाओं के संदर्भ में है। इसके अतिरिक्त अनेकों प्रकार के सवाल एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कॉमन सा सवाल है कि निम्न में से कौन सा जनपद उत्तराखंड में सबसे अधिक जनजातियों से संबंधित जनसंख्या को घेरता है। क्लियर? तो उसी आधार पर कुछ हमारे सामने कंसेप्ट है जहां पर मैंने न्यूनतम जनसंख्या को सबसे पहले रखा है। तो उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उसमें से हमको मात्र 4 जिलों पर अपना फोकस लगाना है, जहां पर न्यूनतम जनसंख्या का कंसेप्ट यह है कि रुद्रप्रयाग नाम का जो जनपद है, यहां सबसे कम जनसंख्या जनजातियों से संबंधित पाई जाती है। इसके ऊपर चले तो टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत का कंसेप्ट है।
ध्यान रखना, यदि सवाल घटते हुए क्रम में पूछा जाए तो वहां पर किस हिसाब से आपने जवाब देना है, और बढ़ते हुए क्रम में पूछा जाए वो किस हिसाब से करना है, उस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। न्यूनतम जनसंख्या मैंने बताया, सबसे कम रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। दूसरा कंसेप्ट ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जनपद जनजातियों से संबंधित उत्तराखंड में है उन पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या उत्तराखंड में जनजातियों से संबंधित है वो ऊधम सिंह नगर है। क्लियर? ऊधम सिंह नगर के बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए तो देहरादून, इसी प्रकार से तीसरा पिथौरागढ़, और चौथा प्रकार का जो जनपद है वो चमोली है। क्लियर? अब प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए कि किस जनपद में जनजातियां न्यूनतम है और किस जनपद में जनसंख्या अधिकतम है, तो सबसे पहला फैक्ट मैं आपके सामने न्यूनतम जनसंख्या को लेकर के आया हूं, जहां पर हमारे सामने न्यूनतम जनसंख्या टिहरी प्रतिशत के आधार पर मैं इस समय बता रहा हूं 0.14%, अल्मोड़ा 0.20%, पौड़ी 0.32% और लास्ट में आपका हरिद्वार है 0.33%। ठीक, कंसेप्ट यह है कि प्रतिशतता के आधार पर ही जो सर्वाधिक जनसंख्या जनपदों से संबंधित है वहां पर आपका सबसे ऊपरी क्रम में आ जाएगा ऊधम सिंह नगर। क्लियर? ऊधम सिंह नगर के कंसेप्ट में देखा जाए तो 7.4%, देहरादून देखा जाए 6.5%, पिथौरागढ़ 4.0% और चमोली का कंसेप्ट है 3.23%। तो आधार सवाल पूछने के अलग हैं और उन्हीं आधारों पर आपके जवाब भी सामने हैं। हमारे सामने अगला जो कंसेप्ट आता है वो जनसंख्या पर ही आधारित है, लेकिन ये जो जनसंख्या इस समय पूछी जाएगी वो कंसेप्ट हमारा नगरीय रूप में है। ध्यान से देखना, मैं इस समय जनसंख्या के कंसेप्ट पर ही बात कर रहा हूं, लेकिन इस समय जो आधार हमारा होगा वो नगरीय जनसंख्या के ऊपर है। ठीक, तो देखा जाए कि उत्तराखंड में जो न्यूनतम जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में या नगरीय आधार पर देखी जाए तो वहां पर आपका जवाब, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आगे पीछे हो गया, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या नगरीय रूप में देखी जाती है, ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का कंसेप्ट आपका टिहरी जनपद से जुड़ा हुआ है। क्लियर? जबकि सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या जनजातियों से संबंधित है वो इस समय ऊधम सिंह नगर के साथ कंसेप्ट या इंडिकेट कर दिया जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि जो जनसंख्या नगरीय आधार पर पूछी जाएगी वो सबसे अधिक टिहरी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन नगरीय जनसंख्या जनजातियों की सबसे कम ऊधम सिंह नगर जनपद के साथ लिंक है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स है जहां पर अमूमन आपके सामने एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? अब हमको देखना क्या है कि ये जो पांचों प्रकार की जनजातियां हैं, इन जनजातियों में हमने एक एक प्रकार की जनजाति को उठाना है और उसके बारे में डिस्कस करना है, जिनमें से मैं सबसे पहली जनजाति आप लोगों के बीच में जो रख रहा हूं वो जुड़ी हुई है भोटिया समाज से। तो डिस्कस कर लेते हैं भोटिया समाज के ऊपर। अब जिस समाज को मैं भोटिया के नाम से इंडिकेट कर रहा हूं, इसकी थोड़ा विशेषता देख लेते हैं या कुछ बेसिक फैक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला कंसेप्ट तो यह है कि जो उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं उनमें जनजातियों का जो सरताज कहा जाता है वो भोटिया जनजाति से ही जुड़ा हुआ है। मुख्य विशेषता यह है कि ये जो भोटिया जनजाति है ये उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अधिकांशतः देखा जाए तो जो लोकेशन पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई है वहां पर अधिकांशतः आपको भोटिया जनजाति देखने को मिलती है। दूसरा, ये जो भोटिया जनजाति है, यदि इस भोटिया जनजाति को मैं एक कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूं तो हमारे सामने कुल मिलाकर के 6 मुख्य कैटेगरियां देखने को मिलती है। हालांकि ये कैटेगरियां भी आगे चल करके सब कैटेगरियों में डिवाइड हैं, लेकिन उन सब कैटेगरियों से पहले थोड़ा सा मुख्य हम इन कैटेगरियों पर चर्चा करते हैं। क्लियर? भोटिया समाज हमारे सामने अनेकों प्रकार की कैटेगरियों में मैंने कहा डिवाइड है। उन कैटेगरियों में कुछ विशेष नाम हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो कि उत्तराखंड के कंसेप्ट में काफी चर्चा में है। उत्तराखंड ही नहीं, भारत के कंसेप्ट में भी उनका बड़ा नाम लिया जाता है। आप लोगों ने गौरा देवी का नाम सुना होगा, बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा,
इसी प्रकार से उत्तराखंड के इतिहास में एक महिला है जो कि जसुली देवी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? तो ये जो महिला वर्ग है, इनका भी सीधा सीधा संबंध भोटिया समाज से देखने को मिलता है। क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, कौन जसुली देवी थी, क्या जसुली देवी का हमारे उत्तराखंड के कंसेप्ट में रोल था, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है? और क्या क्या उनकी एक्टिविटियां थी उसे देखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब देखना कि जो भोटिया समाज की मैंने कैटेगरियां सामने रखी हैं, उसमें पहला कंसेप्ट शौका के नाम से है, दूसरा दारमिया, इसी प्रकार से जोहारी, मारछा, तोलछा और जाड़ के रूप में है। ध्यान से देखिएगा एक बार, शौका, दारमिया, जोहारी, मारछा, तोलछा और जाड़, ये कैटेगरियां हैं भोटिया समाज की। अब ये प्रकार की जो कैटेगरियां मैंने भोटिया समाज की यहां पे सामने रखी हैं, ये कहां से लिंक है, किस जनपद से जुड़ी हुई है, किस नदी घाटी में स्थित है, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत की जो मैंने 3 प्रकार का कैटेगरी आपके सामने रखी है, उनमें शौका, दारमिया, जोहारी है। ये तीनों की तीनों प्रकार की कैटेगरियां आपको पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः निवास करती हुई पाई जाती है। दूसरा मारछा, तोलछा जो समाज भोटिया समाज से संबंधित है, इनका निवास स्थान यदि देखा जाए तो ये आपको चमोली जनपद में देखने को मिलते हैं। जबकि हमारे सामने एक कैटेगरी है भोटिया समाज की जिसे मैं जाड़ के नाम से इंडिकेट कर रहा हूं। ये जाड़ की विशेषता ये है कि ये उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलती है, वहां पर निवास करती है। दूसरा और महत्वपूर्ण कंसेप्ट इनके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है और जिस हिसाब से आयोग सवाल पूछ रहा है उस अकॉर्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जो शौका समाज आपको भोटिया से संबंधित देखने को मिलता है, यदि इसका मुख्य निवास स्थान देखा जाए तो काली नदी और पूर्वी धौली गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, इस नदी घाटी क्षेत्र में जो भोटिया समाज निवास करता है वही मुख्यतः शौका भोटिया समाज के रूप में जाना जाता है। जबकि दारमिया का कंसेप्ट यह है कि ब्यास, दारमा और चौंदास नाम की जो घाटियां हैं, इन घाटी क्षेत्रों में निवास करने वाले भोटिया दारमिया के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार गोरी नदी घाटी में निवास करने वाले भोटिया जोहारी हैं, जो कि मैंने पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित रखे हैं। जबकि मारछा की विशेषता है कि ये विष्णुगंगा घाटी में पाए जाते हैं। तोलछा पश्चिमी धौली गंगा की जो घाटी है, इस घाटी में निवास करते हैं। और दोनों की दोनों प्रकार की जो हमारे सामने कैटेगरियां हैं, ये आपके चमोली जनपद से लिंक हैं। जबकि जाड़ समाज का यहां पर विशेषता देखी जाए तो जो उत्तरकाशी की जाड़ गंगा घाटी है, यहां निवास करने वाली भोटिया जनजाति या भोटिया समाज की जो कैटेगरी है, उसी को ही हम जाड़ समुदाय कहते हैं या जाड़ भोटिया समुदाय कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो कि भोटिया जनजाति का निवास और नदी घाटी से संबंधित था। इसी प्रकार अनेकों प्रकार की विशेषताएं भोटिया समाज से भी संबंधित हैं। वो क्या क्या विशेषताएं हैं, कहां कहां से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब मुख्यतः जो एक मैक्सिमम सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है, वो सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करने के लिए जानी जाती है या ऋतु प्रवास करती है। तो इसका सीधा सीधा जवाब आता है भोटिया जनजाति। दूसरा, इसी के आधार पर सवाल पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति शौका हुणिया व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो उसका संबंध भी सीधा सीधा आपका भोटिया समाज से जुड़ा है। तो थोड़ा इनकी विशेषताओं को एक एक करके उठाते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं वो जरा देख लेते हैं। पहला मैंने कंसेप्ट आपके सामने रखा है, जिस कंसेप्ट को ऋतु प्रवास की संज्ञा दी जा रही है। अब भोटिया समाज की विशेषता यह है कि भोटिया समाज आपके हिमालयी क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए काफी प्रसिद्ध है और ये प्रवास करने की जो इनकी एक्टिविटी है, ये कहीं ना कहीं इनकी जो आजीविका अर्जन करने का कंसेप्ट है, इनकी जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी से लिंक्ड है। क्लियर?
इनके माध्यम से बनाए गए जो हस्त उत्पाद होते हैं, भोटिया समाज के माध्यम से इन्हें दूसरे क्षेत्रों में जो बेचने की एक्टिविटी है या खरीदने की एक्टिविटी है वो की जाती है, जो कि मैंने फिर कहा कि ये कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति से संबंध करती है या लिंक करती है। दूसरा, ये जो भोटिया समाज है, इस भोटिया समाज का ऋतु प्रवास मैंने कहा व्यापार के साथ लिंक है, और व्यापार का कंसेप्ट यह है कि भोटिया समाज शौका और हुणिया, आप लोगों ने एक चर्चित कंसेप्ट सुना होगा जिसको कि शौका और हुणिया के नाम से जाना जाता है, इनके बीच काफी व्यापार देखने को मिलता था। ठीक, अब शौका कौन है, हुणिया कौन है, तो मैं आपके सामने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि शौका भोटिया का ही एक कैटेगरी है, जबकि हुणिया का कंसेप्ट यह है कि तिब्बत क्षेत्र से संबंधित आपकी एक जनजाति हुआ करती थी। तो इनके बीच व्यापार होता था। व्यापार करने के साथ ही इनके साथ कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का कंसेप्ट है, कुछ प्रथाएं चलती थी, थोड़ा सा उन प्रथाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिनमें से 2-3 प्रकार के शब्द आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने हैं, जिनमें एक शब्द है कुंडाखार प्रथा। क्लियर है? इसी प्रकार से हमारे सामने एक शब्द आता है सरछू मलछू करके। क्लियर? अब कंसेप्ट ये है, एक बार मैं फिर लिख देता हूं। मैंने कहा कि विशेषताएं हैं व्यापार करने से जुड़ी हुई, और इन विशेषताओं में व्यापार जो शौका हुणिया का होता था, वहां पर 2 मुख्य शब्द आपने देखने हैं, एक सरछू मुलछू के रूप में, और दूसरा शब्द है जिसको कि कुंडाखार प्रथा कहते हैं। क्लियर? क्या थी ये चीजें? तो सरछू मुलछू का कंसेप्ट ये है कि शौका और हुणिया एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते थे, ठीक, और वो विश्वास लंबे ड्यूरेशन के लिए कायम हो, उसी के लिए हमारे सामने सरछू मुलछू और कुंडाखार जैसी प्रथाओं को इंप्लीमेंट किया जाता था। इनके समाज में एक मुख्य पेय पदार्थ होता है ज्या, या जिसको कि हम चक्ति कहते हैं। क्लियर? और इन्हीं के माध्यम से एक मुख्य हस्त उत्पाद होता है, जिस हस्त उत्पाद को ढोम की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं कि जब शौका और हुणिया आपस में व्यापार करते थे और विश्वास बनाए रखते थे, तो उसी प्रोसेस को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए ढोम, जो कि एक कटोरी नुमा बर्तन हुआ करता था, इसमें चक्ति या जो ज्या होता था, इसी ढोम में दोनों प्रकार के समुदाय एक एक करके पीने की एक्टिविटी करते थे। दूसरा, कुंडाखार प्रथा का कंसेप्ट यह है कि इन दोनों प्रकार के समुदायों की कुछ पवित्र पुस्तकें होती थी, तो उन पुस्तकों को एक दूसरे के साथ, यानी आप लोग देखते होंगे कि जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों की जो रस्म है इस व्यापार में, एक दूसरों की जो पुस्तक होती है, इनकी एक प्रकार से कसम खाते थे। क्लियर है? और वो कसम खाने का कंसेप्ट मैंने कहा कि एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो कायम रहे, वो बना रहे, उसी को लेकर के ये कुंडाखार प्रथा को भी इंप्लीमेंट करते थे। ठीक, भोटिया समाज में और भी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक विशेषता है, परंपरा के रूप में देखी जाती है, भूमो। इसी प्रकार से पश्यावोमो, इसी प्रकार से बुढ़ानी है, और इसी बुढ़ानी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द को सभा कोमो कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आएगा कि भूमो किस जनजाति से संबंधित है, पश्यावोमो किस जनजाति से संबंधित है। इसी प्रकार से मैंने अनेकों शब्द लिखे हुए हैं, और आप लोगों ने इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो भूमो की विशेषता क्या है कि जब भी भोटिया समाज में किसी शिशु का जन्म होता है, तो उस शिशु का जब नामकरण किया जाता है, तो भोटिया समाज में शिशु का नामकरण की जो प्रोसेस है, जो प्रथा है, उसी को ही भूमो कहते हैं। इसी प्रकार से सामान्य समाज में एक प्रथा होती है, जिस प्रथा को मुंडन की संज्ञा दी जाती है। जब यही शिशु 5 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करता है, तो भोटिया समाज में इसी प्रोसेस को पश्यावोमो कहते हैं। जबकि यही बालक 20 वर्ष की अवधि में जब प्रवेश करता है, तो उनके घर से लेकर के गांव के स्थानीय मंदिर तक एक विशेष यात्रा ले जाई जाती है, जिसे हम बुढ़ानी या सभा कोमो कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों ने शब्द ध्यान रख रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं मैं आप लोगों के बीच लगा रहा हूं या बीच में रख रहा हूं। भोटिया समाज में अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं।
जिनमें लौसर है, बिरबोदी है, जेठ पूजई है, शुरगेन है, कंडाली उत्सव है और आलम सेंगमो चुंगमो है। क्लियर? लौसर की विशेषता यह है कि जब भी बसंत ऋतु का आगमन होता है, और आपको मालूम है बसंत के आगमन के साथ साथ ही चारों दिशाओं में फूल खिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो उत्तराखंड का समाज है यह भी आपको ज्ञात होगा कि बसंत के आगमन पर अनेकों प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, गीत संगीत गाया जाता है। लेकिन भोटिया समाज भी इसी प्रकार की एक्टिविटी को विशेष रूप में मनाती है, और बसंत के आगमन पर जो उत्सव इनके माध्यम से मनाया जाता है उसी को ही लौसर कहते हैं। जबकि बिरबोदी की एक्टिविटी इनकी बैसाखी से जुड़ी हुई है, यानी बैसाखी का जो त्योहार है इसे ये बिरबोदी के रूप में मनाते हैं। जबकि जेठ पूजे का कंसेप्ट यह है कि ग्रीष्मकालीन में अपने आवासों की ओर जब ये जाते हैं तो अपने आवास को आने के कारण ये जो उत्सव मनाते हैं उसी को जेठ पूजई कहते हैं। एक्टिविटी शुरगेन से जुड़ी हुई है। शुरगेन की विशेषता यह है कि इस प्रकार के उत्सव को ये भाद्रपद मास में मनाते हैं, और इसे मनाने की जो अवधि है वो 3 दिवसीय है, यानी 3 दिवसीय भाद्रपद मास में मनाया जाने वाला उत्सव भोटिया समाज में शुरगेन कहलाता है। दूसरा, इसी समाज में एक विशेष प्रकार का उत्सव मनाते हैं जिसको कि हम कंडाली उत्सव के नाम से जानते हैं, और इसे वर्तमान में महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, कंडाली महोत्सव। विशेषता यह है कि कंडाली महोत्सव को चौदास घाटी में आयोजित किया जाता है मुख्यतः, और इसकी एक और खासियत यह है कि प्रति 12 वर्षों में इस प्रकार का भोटिया समाज इसे आयोजित करता है। ठीक। आलम सेंगमो चुंगमो, आलम सेंगमो चुंगमो नाम का जो उत्सव है इसकी विशेषता भी यह है कि भोटिया समाज इस प्रकार के उत्सव को 12 वर्षों में आयोजित करता है। नेक्स्ट, भोटिया समाज में वैवाहिक स्थितियां कैसी कैसी हैं, और यहां से जो सवाल देखने को मिलता है यह सवाल यह है कि इस भोटिया समाज में अपहरण विवाह पूर्व में काफी प्रचलित होता था, इसी प्रकार से रंगभंग विवाह होता था। ठीक। दूसरा, इस भोटिया समाज में तत्सत और अंचल विवाह भी काफी प्रसिद्ध था। क्या है आपका तत्सत विवाह, क्या है आपका दामोल विवाह, सरोल विवाह, दोनों के दोनों पोर्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस विवाह को मैं तत्सत कह रहा हूं इसी को ही अंचल के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः आपको समाज में देखने को मिलता है कि जो विवाह होता है वर होता है, वर वधु के घर जाता है, क्लियर, और जो एक्टिविटियां हैं उन्हें संपन्न करके वधु को अपने घर लाते हैं। अब भोटिया समाज में भी एक्टिविटी यह है कि तत्सत और अंचल का कंसेप्ट है, दामोल और सरोल का कंसेप्ट है। जो सामान्यतः आपका समाज में विवाह प्रचलित होता है उसी को हम तत्सत या अंचल के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसा भी विवाह भोटिया समाज में देखने को मिलता है जो कि बिना वर की उपस्थिति के संपन्न किया जाता है। क्लियर? तो बिना वर की उपस्थिति के जो विवाह भोटिया समाज संपन्न करता है उसे दामोल या सरोल कहते हैं, जबकि वर की उपस्थिति में होने वाला विवाह तत्सत या अंचल कहलाता है। ठीक। इस भोटिया समाज में वेशभूषा कैसी है? तो सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा भोटिया समाज से जुड़े हुए लोग काले कपड़ों में रहते हैं, कोट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हिमालय के जो पोर्शन है वो ठंडी जगह हैं, तो वहां पर आपको इस प्रकार की एक्टिविटियां देखने को मिलेंगी, वेशभूषा देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी वेशभूषा है जिनके नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। उनमें पहले पुरुषों की बात की जाए तो एक वस्त्र इनके माध्यम से धारण किया जाता है जिसको कि मैं रंगा कहता हूं। ठीक। अब रंगा है क्या? तो भोटिया समाज के पुरुषों के माध्यम से एक कोट धारण किया जाता है जो कि घुटनों तक रहता है। ठीक। तो घुटनों तक धारण किए जाने वाला जो कोट है उसी को ही रंगा की संज्ञा दी जाती है, जबकि इसी भोटिया समाज के पुरुषों के माध्यम से एक वेशभूषा या एक वस्त्र धारण किया जाता है जिसे गंजू या खगचसी कहते हैं, और इसकी विशेषता यह है कि यह चूड़ीदार ऊनी पैजामा होता है। रंगा, गंजू, खगचसी। क्लियर? जिसे मैं गंजू कह रहा हूं उसी को ही खगचसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस समाज में जो गर्म ऊन के जूते होते हैं
उसके लिए भी एक पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बांखें कहते हैं। जब हम जौनसारी समाज में एंटर करेंगे तो जौनसारी समाज में भी एक विशेष प्रकार का गर्म ऊन का जूता धारण किया जाता है, उसके लिए वहां पर विशेष प्रकार का शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, तो बांखे का कंसेप्ट आपका भोटिया समाज से है जो कि लिंक्ड है इनके गर्म ऊन के जूतों के साथ। अगला, इस समाज की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं की भी कुछ प्रमुख वेशभूषाएं हैं। ठीक, जिन वेशभूषाओं में कुछ महत्वपूर्ण वेशभूषा है, जिनमें सबसे पहला है चुंग। और चुंग का कंसेप्ट यह है कि इस चुंग की विशेषता है कि पूरी बाह का एक वस्त्र होता है, जबकि आधी बाह का वस्त्र इनके यहां चुमाला के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि इस समाज की महिलाएं घाघरे में रहती हैं, जो कि मेनली आपका ब्लैक कलर से संबंधित है। ठीक, कंसेप्ट यह है कि इसी तरीके से चूकला, पांगरी, लावा, ये सभी के सभी जो वस्त्र हैं आपके, ये भोटिया समाज की महिलाओं के माध्यम से धारण किए जाने वाले हैं। क्लियर है? आभूषणों की मैं बात करूं तो इस समाज में मुख्यतः जो महिलाएं हैं वो बलडंग का उपयोग करती हैं। बलडंग गले में धारण किए जाने वाली चांदी की माला है। इसी प्रकार से गले में ही इनके माध्यम से मूंगे की माला धारण की जाती है, चवन्नी माला धारण की जाती है। क्लियर? इसके अतिरिक्त खोगली नाम का एक आभूषण है जिसे गले में धारण किया जाता है, जबकि इसी प्रकार का एक आभूषण है जिसे कि मंसाली कहते हैं। ये सभी के सभी आभूषण महिलाएं जो कि भोटिया समाज से जुड़ी हुई हैं, गले में धारण करने वाले आभूषण हैं। जबकि मैंने आपके सामने एक शब्द रखा है जिस शब्द को लक्षेप कहते हैं। लक्षेप का सीधा सीधा संबंध आपका अंगूठी के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? इतने सारे शब्द क्यों लिखे जा रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जाम में सीधा सीधा आपके सामने शब्द दे दिया जाएगा और सवाल होगा कि किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। देखना, मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, बीराबली, छाकरी बाली, पतेली बाली। ये सभी के सभी जो नाम सामने रखे जा रहे हैं, ये इस समाज की महिलाओं के माध्यम से सर पर धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। क्लियर? जबकि इस समाज में धार्मिक स्थिति कैसी है, तो इसकी एक्टिविटी देखी जाए तो यह समाज बहुदेववाद से जुड़ा हुआ है। अब बहुदेववाद का संबंध यह है या आधार यह है कि इस समाज का कोई एक पर्टिकुलर देवता नहीं है, अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख इनकी नंदा देवी है। नंदा देवी से जुड़ी हुई काफी सारी एक्टिविटियां भोटिया समाज संपन्न करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अनेकों प्रकार के देवी देवता का कंसेप्ट इस समाज से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि एक घंटाकर्ण देवता है। क्लियर? घंटाकर्ण देवता के अतिरिक्त देखा जाए तो यह मुख्यतः इस चमोली क्षेत्र से जुड़ी हुई मारछा तोलछा समाज के द्वारा पूजित देवता है, जबकि इसी समाज में एक देवता है जिसको कि मैं भूमियाल के नाम से जानता हूं। क्लियर है? अब भूमियाल शब्द का कंसेप्ट यह है कि सीधा सीधा संबंधित लग रहा है कि यह भूमि से जुड़ा हुआ है। तो भूमि के देवता के रूप में जिसे पूजा जाता है, वही इनके समाज में भूमियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी प्रकार से धवला देवता है। अब धवला देवता की थोड़ा विशेषता यह है कि धवला देवता इस समाज में धन और व्यापार के लिए पूजने की एक्टिविटी के रूप में चर्चित है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं कि इस समाज की जो देवता मुख्यतः देखने को मिलते हैं, बहुदेववाद का समाज है। बहुदेववाद के अतिरिक्त यहां पर अनेकों प्रकार के देवता हैं, जिनमें एक देवता मैंने धवला के रूप में रखा, और धवला नाम का जो देवता है वो धन या व्यापार के लिए पूजा जाता है। जबकि इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि इनके समाज में घंटाकर्ण देवता का भी महत्वपूर्ण रोल है। ठीक, जो कि चमोली क्षेत्रों में मारछा और तोलछा समाज के द्वारा पूजा जाता है मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो मैंने आपके सामने कहा कि इनके यहां भूमियाल देवता की बहुत बड़ी विशेषता है, और भूमियाल देवता जो है ये भूमि को पूजने के रूप में देखा जाता है। तो भूमि का देवता जो इनके यहां पूजित है, उसी को हम भूमियाल के नाम से जानते हैं। देखना, इसी प्रकार से एक देवता है जिस देवता को धूर्मा देवता कहते हैं, और धूर्मा देवता की विशेषता यह है कि इस समाज में जिसे वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है, वही आपका धूर्मा है। अनेकों प्रकार के देवता हैं जो कि भोटिया समाज से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको जब भोटिया समाज शुरू किया था
तो कुछ महिलाओं के नाम लिए थे, ठीक, जिसमें एक नाम गौरा देवी, दूसरा नाम हमारे सामने बछेंद्री पाल, मैं सामने लिख देता हूं, क्लियर है। मैंने कहा गौरा देवी, दूसरा मैंने कहा बछेंद्री पाल। इसी प्रकार से एक चर्चित महिला उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी हुई है जिसको कि जसुली देवी कहते हैं। कुछ नाम ऐसे जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे। गौरा देवी चिपको आंदोलन के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट जो फतेह किया था उससे संबंधित है। जसुली देवी, क्लियर है। जसुली देवी का जो रोल देखा जाता है उत्तराखंड के इतिहास में वो सीधा सीधा लिंक्ड है आपके, जब कुमाऊं के कमिश्नर रेमजे की सत्ता थी या रेमजे कुमाऊं के क्षेत्रों में कमिश्नर हुआ करते थे, तो उस समय इन्हीं जसुली देवी के माध्यम से कुछ विश्राम गृह या मैं कहूं कुछ ऐसे एक्टिविटी जो कि हमारे सामने आश्रमों से जुड़ी हुई होती हैं, विश्राम गृह से जुड़ी होती हैं, इस प्रकार के कुछ स्थापना की जाए या निर्माण किया जाए, तो इन पोर्शन के लिए जसुली देवी के माध्यम से ही जमीन दान की गई थी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इतिहास में जसुली देवी का जो संबंध है वो महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। इतना ही नहीं, इस समाज में हमारे सामने एक और प्रमुख महिला देखने को मिलती है जिनका नाम चंद्रप्रभा ऐतवाल कहा जाता है। क्लियर है। अब चंद्रप्रभा ऐतवाल से भी आप लोग परिचित होंगे। चंद्रप्रभा ऐतवाल जिन्होंने उत्तरकाशी में स्थित दयारा बुग्याल को सबसे पहली बार मानचित्र में लाने का प्रयास किया था। क्लियर। ये जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं की चर्चा क्यों की गई, तो आप लोग इन्हीं नामों से लिंक लगा सकते हो कि अन्य जो जनजातियां उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, अन्य जनजातियों की जो अपेक्षा इस समाज की महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने समाज में अपना अहम रोल अदा किया है, अपना अहम योगदान दिया है। जबकि हमारे सामने कंसेप्ट यह है कि भोटिया समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, इतना तो पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन इन महिलाओं का नाम काफी चर्चा में रहता है और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो महिलाएं हैं वो इसी भोटिया समाज से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भोटिया समाज से जुड़ी हुई थी। आगे हम एक एक प्रकार की जनजाति को उठाएंगे और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये सभी जानकारी आप लोगों तक समय से पहुंचे, तो इसके लिए आप लोग इस YouTube चैनल जीएस विजन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें और यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।